नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं रिया सिंह आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में। शिक्षा कोई कारोबार नहीं, हर बच्चे का अधिकार है। सवाल ये है कि इस अधिकार की निगरानी आखिर कौन करेगा। हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे और जीवन में आगे बढ़े। इसी उम्मीद में माता पिता अपनी मेहनत की कमाई बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये निजी स्कूलों में बच्चों को वही शिक्षा और सुविधाएं मिल रही है जिनका वादा किया जाता है? क्या सिर्फ स्कूल के बाहर सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम या बड़े बड़े बोर्ड लगा देने से अच्छी शिक्षा मिल जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा विभाग कभी यह देखने जाता है कि जिन दावों के आधार पर लोगों से फीस ली जा रही है, माता पिता से फीस ली जा रही है, वह सच भी है कि नहीं? महुआ खबर की टीम बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंची ताकि यह पता लगा जाए सके कि निजी स्कूलों में दावे और हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। सवाल शिक्षा विभाग से है कि क्या शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की नियमित जांच करता है या सब कुछ सिर्फ कागजों पर ही चल रहा है? अगर कोई स्कूल गलत या अधूरी जानकारी देकर माता पिता को आकर्षित करता है तो उसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या बच्चों को भविष्य सिर्फ स्कूलों के दावों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? माता पिता सपने खरीद रहे हैं लेकिन कहीं उन्हें सिर्फ बोर्ड और विज्ञापन तो नहीं बेचे जा रहे। बिहार का भविष्य इन स्कूलों की कक्षाओं में बैठा हुआ है, लेकिन क्या उस भविष्य की निगरानी करने वाला कोई भी व्यक्ति है? बड़े बड़े बोर्ड लगाना आसान है, लेकिन क्या उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी निभाई जाती है? आज महुआ खबर आपको बिहार के शेरघाटी, मधेपुरा, बाढ़ और सरसा से जमीनी तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों में कई ऐसे सवाल छिपे हैं जिनका जवाब सिर्फ स्कूलों को नहीं बल्कि शिक्षा विभाग को भी देना होगा और सरकार को भी देना होगा, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य की है और जहां बात बच्चों के भविष्य की होगी वहां महुआ खबर सवाल उठाता रहेगा। महुआ मुहिम के जरिए हम आज ये मुद्दा लेकर आए हैं कि आखिर ये फर्जीवाड़ा चल क्या रहा है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। शेरघाटी की तस्वीरें देखेंगे कि क्या आपके बच्चे का भविष्य सिर्फ एक बड़े बोर्ड पर लिखे दावों के भरोसे तय हो रहा है? क्या स्कूल के बाहर जो लिखा है वही सच्चाई है? अगर किसी स्कूल के बोर्ड पर पहले से 10वीं तक की सीबीएसई आधारित पढ़ाई का दावा हो, लेकिन अंदर जाके पता चले कि पढ़ाई सिर्फ 5वीं क्लास तक ही होती है, तो सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं, पूरे सिस्टम का है। महुआ खबर की टीम गया जिले के शेरघाटी इलाके में सीबीएसई आधारित निजी स्कूलों की हकीकत जानने पहुंची। कई स्कूलों का निरीक्षण किया गया। बड़े स्कूलों में पढ़ाई, भवन और दूसरी सुविधाएं संतोषजनक मिली, लेकिन कई छोटे स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी साफ नजर आई है। कुछ स्कूलों में बच्चों के खेलने के लिए मैदान तक नहीं है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए अब तक भी कोई बाउंड्री वॉल नहीं बनाया गया है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते हैं। रियलिटी चेक के दौरान हमारी टीम गीत विजय पब्लिक स्कूल भी पहुंची। स्कूल के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था कि यहाँ कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक सीबीएसई आधारित शिक्षा दी जाती है, लेकिन जब महुआ खबर ने स्कूल के निर्देशक प्रशांत रंजन से पूछा कि फिलहाल स्कूल में किस कक्षा तक पढ़ाई हो रही है, तो उन्होंने बताया कि अभी यहां केवल कक्षा 5 तक ही पढ़ाई कराई जाती है। यहीं से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अगर पढ़ाई सिर्फ 5वीं तक हो रही है तो बोर्ड पर पहले से 10वीं तक क्या लिखना जरूरी है? क्या यह पुराना बोर्ड है या फिर माता पिता को आकर्षित करने के लिए एक जरिया बना रखा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसे बोर्ड दिखाकर माता पिता को गलत जानकारी के आधार पर अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कराएंगे? अब सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं, क्या शिक्षा विभाग समय समय पर निजी स्कूलों के दावों की जांच करता है? अगर कोई स्कूल गलत हो या अधूरी जानकारी देकर माता पिता को आकर्षित करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है सरकार? सवाल है सरकार से, शिक्षा विभाग से सवाल है कि आखिर क्या कार्रवाई होती है इस फर्जीवाड़ा की। वही हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो हमारे संवाददाता ने क्या कुछ रिपोर्ट इकट्ठा करके लाई है, क्या रियलिटी चेक है, आइए आपको दिखाते हैं। जिला के सिर्फ गीत मीडिया पब्लिक स्कूल में मौजूद है और हमारे साथ में
उनके डायरेक्टर प्रशांत कुमार जी, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है यहाँ की सच्चाई। हमारे चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कूल जो है वो कौन सी क्लास है? हमारी क्लास स्कूल जो है वो पाँचवीं तक की शिक्षा दे रही है, जिसमें भी हमारे पास यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं गरीब तबके के लोग हैं, जो कम पैसों में हमारे पास वो पढ़ाई ग्रहण करें। हमारा स्कूल का पहला ही है अफोर्डेबल एजुकेशन की मिनिमम कॉस्ट, ये हमारा स्कूल का पहला जो सारे जो भी वंचित बच्चे उन लोग को जो पैसे नहीं भी दे पा रहे हैं, उन लोग को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक संभव हो सके मैं उनको सपोर्ट करूँ, बच्चों को शिक्षा दूँ और अपने अपने क्षेत्र में उनकी प्रतिभा को निखारूँ और वो अपने अपने लाइफ में उज्जवल भविष्य के लिए आने तक वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी। बढ़ते मधेपुरा की तरफ। मधेपुरा में क्या शिक्षा भी अब सिर्फ बोर्ड और विज्ञापन तक ही सीमित रह गई है? क्या स्कूल के बाहर लगा सीबीएसई पैटर्न या इंग्लिश मीडियम का बोर्ड ही अच्छी पढ़ाई की गारंटी है? और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों के भविष्य के साथ आखिर कौन खेल रहा है? मधेपुरा में पिछले कुछ वर्षों में गली मोहल्ले तक निजी स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े दावों के साथ माता पिता को आकर्षित किया जाता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर इन स्कूलों की निगरानी कौन करता है? क्या शिक्षा विभाग सिर्फ कागजों तक ही सीमित है या जमीनी स्तर पर भी जांच की जाती है कि नहीं की जाती? बेहतर भविष्य की उम्मीद में माता पिता अपने बच्चों का दाखिला तो बच्चों को करा देते हैं, लेकिन बाद में कई तरह की परेशानियां सामने लगी रहती हैं। शिक्षा से जुड़े लोगों को धोखा दिया जाता है। अब सवाल यह भी है कि अगर कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो आखिर स्कूल चल कैसे रहा? बेहतर पढ़ाई की उम्मीद पूरी ना होने और बड़े सीबीएसई स्कूलों की महंगी फीस के कारण मध्य वर्ग के परिवार मजबूरी में ऐसे छोटे निजी स्कूलों का सहारा लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सीबीएसई पैटर्न लिख देना ही अच्छी शिक्षा की गारंटी है? क्या शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों की नियमित जांच करता रहेगा या नहीं रहेगा? अगर स्कूल सुविधाओं का दावा करती है तो क्या उन दावों का कभी पड़ताल किया गया, जायजा लिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा? लोगों की मांग है कि शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की नियमित जांच करे और सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाए, ताकि हर बच्चे को बेहतर और अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छा वातावरण मिले। वही हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बात की है, आइए बढ़ते हैं। वही बढ़ते हैं बाढ़ की तरफ। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। इसी उम्मीद में वे अपनी मेहनत की कमाई स्कूल की फीस पर खर्च करते हैं, लेकिन अगर अच्छी पढ़ाई का वादा सिर्फ बोर्ड तक ही सीमित रह जाए तो क्या होगा? मधेपुरा में कई निजी स्कूल सीबीएसई पैटर्न और इंग्लिश मीडियम के नाम पर माता पिता को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन क्या बच्चों को वही शिक्षा और सुविधाएं मिल रही हैं जो सीबीएसई स्कूल वाले बच्चों को मिलती हैं, जिनका दावा किया जाता है? इसी हकीकत को जानने के लिए महुआ खबर की टीम पहुंची जमीनी पड़ताल करने। क्या इन स्कूलों में बच्चों को वही सुविधाएं मिल रही हैं जिनका दावा किया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों की नियमित जांच करेगा या नहीं करेगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए महुआ खबर की टीम पहुंची मधेपुरा के निजी स्कूलों में, जहां रियलिटी चेक के दौरान कई अहम बातें सामने आई हैं। महुआ खबर की टीम ने बाढ़ का निरीक्षण किया। दोनों स्कूल खुद को सीबीएसई बोर्ड आधारित कहते हैं, लेकिन जांच के दौरान कई जरूरी सुविधाएं पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं पाई गई। निरीक्षण में पता चला कि कई जगह पुस्तकालय, खेल मैदान, कंप्यूटर शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाएं नहीं मौजूद है स्कूल में। जांच के दौरान यह भी देखा गया है कि करीब 10x10 फीट के एक छोटे कमरे में लगभग 30 बच्चों को बिठाकर पढ़ाई कराया जाता है। अब आप सोच लीजिए, 30 बच्चे एक क्लास में, 10x10 कमरा है, फीट है, और उसमें क्या ज्ञान दिया जाता है, क्या पढ़ाई कराई जाती होगी? अब सवाल यह है कि जब सरकार सीबीएसई स्तर की शिक्षा का दावा करते हैं
तो क्या उन्हें उस स्तर की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों की नियमित जांच करता रहेगा या नहीं करता रहेगा? माता पिता की मांग है कि जो वादे और दावे किए जाते हैं पोस्टर में, वो जमीनी हकीकत में पूरे किए जाए। आखिर बच्चों के भविष्य का सवाल है और बच्चों का भविष्य अंधकार में सरकार क्यों डाल रही है, यह बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सवाल है। वहीं हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बात की है वहां के लोगों से, क्या ग्राउंड रियलिटी है, आइए देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राज सोलंकी है। और यहाँ पर ये विद्यालय किस नाम से चल रहा है? ये विद्यालय किड्स प्ले स्कूल के नाम से चल रहा है। कक्षा इसमें कहाँ से कहाँ तक है? कक्षा यहाँ प्ले से 8 तक है। और सर आपके यहाँ जो CBSE जो मानक होता है जो पढ़ाई पढ़ाने का, तो उसमें किस किताब जो फॉलो करते हैं? क्योंकि NCERT कहता है कि जो होता है CBSE बोर्ड, वो NCERT पढ़ाने के लिए बोलता है। किस ये विद्यालय सर कहाँ स्थित है? ये विद्यालय हमारे बाढ़ के कचहरी रोड के भटगांव में वहाँ पे स्थित है। और सर ये तो CBSE जो कितना क्लास तक के, पहले तो कितना यहाँ पे NC से लेकर के 7 क्लास तक है। NC से 7 है। साथ में यहाँ पे कोचिंग की भी सुविधा है यहाँ पे। जी, कितने बच्चे अभी सर यहाँ पर पढ़ रहे हैं सर? अभी लगभग 150 के आसपास बच्चे हैं, है ना। अभी कुछ बच्चे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राज सोलंकी है। और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर की गलियों से लेकर रिहायशी इलाकों तक नए नए स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये स्कूल सिर्फ CBSE का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उसके तय मानकों का भी पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या बच्चों को खेल का मैदान, पुस्तकालय और सुरक्षित माहौल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और अगर नहीं मिल रहा तो इन स्कूलों की जांच कौन करेगा? महुआ खबर की टीम ने इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए किया जमीनी रियलिटी चेक। सुबह स्कूल खुलने और छुट्टी के समय सहरसा शहर की कई सड़कों और गलियों में भारी भीड़ और जाम देखने को मिली। स्कूल बसों और माता पिता के वाहनों के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी होती हुई नजर आई है। कई निजी स्कूल ऐसे इलाके में चल रहे थे जहां बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त मैदान तक नहीं था। माता पिता का कहना है कि वे अच्छी शिक्षा की उम्मीद में बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कराते हैं, लेकिन कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं भी पूरी तरीके से नहीं दी जाती हैं। उनका कहना है कि केवल अंग्रेजी माध्यम या स्मार्ट क्लास से अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। बच्चों के बेहतर विकास के लिए खेल का मैदान, पुस्तकालय, कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर की शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की शिक्षा, सब कुछ मिलनी चाहिए। निजी स्कूल CBSE के नाम पर सिर्फ नाम पर दाखिला कराते हैं, लेकिन सुविधाएं शून्य के बराबर देते हैं। क्या शिक्षा विभाग इन स्कूलों की नियमित जांच करता रहेगा? और अगर तय मानकों का पालन नहीं हो रहा तो कार्रवाई कब होगी? क्या CBSE का नाम लिख देने से ही कोई स्कूल अच्छी शिक्षा देने वाला माना जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर बच्चे को सुरक्षित माहौल, बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, या फिर शिक्षा सिर्फ एक कारोबार बनकर रह जाएगी या काम बनकर रह जाएगी? वही हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बात की है, नीरज ने, आइए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। डायरेक्टर साहब, CBSE स्कूल सहरसा में काफ़ी खुला हुआ है, क्या रूल कहता है, किस रूल के पालन करने के बाद CBSE स्कूल की मान्यता प्राप्त होती है, क्या है पूरा? मैं अजीत कुमार विश्वास, निदेशक शांति निकेतन शिक्षण संस्थान। मेरे जहन में जहाँ तक है कि भारतवर्ष में कहीं भी नया स्कूल खोलने के लिए, जो कि CBSE से मान्यता लेने के लिए कुछ नियम है, कुछ बिंदु है। महाशय, अपने ज़िले में ढेर सारा जो मानक को पूरा नहीं करता है वैसा स्कूल खुला हुआ है, CBSE बेस्ड बोल बता रहा है। क्या बच्चों को मानक के अनुरूप वो लोग शिक्षा नहीं दे पाते हैं? क्या है शिक्षा विभाग के द्वारा क्या मॉनिटरिंग होता है और कितने विद्यालय निबंधित हैं, इसकी क्या आप लोगों के पास जानकारी है? अभी तक तो प्राइवेट स्कूल 1 से 8 तक में 371 स्कूल हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं।
जिस तरह से शहर में सीबीएसई स्कूलों का भरमार लगा है, गली गली खुल गया है और सुविधा विहीन है, वो किस रूप में आप देखते हैं एज ए बुद्धिजीवी पत्रकार, या उस नज़रिया से क्या कहेंगे आप? देखिए, सीबीएसई बेस्ड स्कूल आज की तारीख में गली मोहल्लों में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं। अब आज की तारीख में अभिभावक बड़े दुविधा की स्थिति में रहते हैं। डायरेक्टर साहब, सहरसा में निजी सीबीएसई स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी स्कूल सीबीएसई के निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं? बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ खेल का मैदान, सुरक्षित परिसर और अन्य मूलभूत सुविधाएं मिल रही है या नहीं? इसकी निगरानी भी उतनी ही जरूरी है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस दिशा में क्या कदम उठाती है। महुआ खबर के लिए सहरसा से नीरज कुमार सिंह की। आपको बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे, ऐसे सवाल उठाएंगे जो शिक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करती है। कहीं स्कूलों के दावे और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क नजर आता है, कहीं बुनियादी सुविधाओं की कमी है, तो कहीं बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे संवाददाता शेरघाटी, मधेपुरा, बाढ़ और सहरसा से एक एक कर आपको जमीनी हकीकत दिखाएंगे। जिन स्कूलों पर माता पिता इतना भरोसा करते हैं, उनका रियलिटी चेक हम आपको दिखाएंगे कि वहां की असली तस्वीरें क्या हैं और इन सब पर शिक्षा विभाग की नजर क्या है, कितनी कार्रवाई करते हैं, कितने बदलाव करते हैं, यह देखना बहुत ही चिंताजनक है। और सवाल बनता है कि आखिर बच्चों के भविष्य की बात है और भविष्य अगर अंधकार में जाएगा तो महुआ खबर सवाल उठाएगा। महुआ मुहिम के जरिए हम वही सवाल उठाते हैं जो आम जनता की तकलीफ है, उस तकलीफों को हम सवाल में आपके सामने लाके खड़ा करते हैं। और आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, यूं लापरवाही का, यूं फर्जीवाड़ा का, कि आप कह दे कि सीबीएसई पैटर्न है, लेकिन स्कूल के अंदर जाके देखिए तो कोई भी व्यवस्था और कोई भी सीबीएसई पैटर्न नहीं मौजूद होता है। बच्चों को बड़े बड़े वादे कर दिए, माता पिता को बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन कोई भी सीबीएसई पैटर्न फॉर्मेट नहीं फॉलो किया जा रहा है। वहीं बाढ़ से हमारे संवाददाता रंजन कुमार जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। वहीं रंजन, आपको आवाज आ रही है मेरी? रंजन, ये बताइए कि आपने जिन स्कूलों का निरीक्षण किया है वहां कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं सबसे ज्यादा गायब मिली है? सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यालय सिर्फ मैं 2 गया, परंतु मैं लगभग विद्यालयों में जाता रहा हूं और सिर्फ सीबीएसई पैटर्न लिख देना, ये जो अभिभावक हैं उनको ये आकर्षित करने के लिए है। और जो 4 कमरों में और 8 कमरों में जो विद्यालय चल रहे हैं और एक एक कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में 30-30 बच्चों को बैठाया जाता है और उनकी शिक्षा कराई जाती है, आप समझ सकते हैं। और वैसे टीचर जो ना तो डीएलएड किए हुए हैं ना बीएड किए हुए हैं, वो इंटर पास होते हैं, छात्र हो या छात्राएं हो, उनको इन स्कूलों में शिक्षक के तौर पर रख लिया जाता है। जबकि इसके उलट जब मानक सीबीएसई के द्वारा किया गया है, शिक्षक रहेंगे किसी भी विद्यालय में तो उनका मुख्य आपका चाहिए, परंतु यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो गली गली स्कूल खुल गए हैं, जो विद्यालय खुल गए हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ना तो अपना खेल ग्राउंड है, ना कंप्यूटर क्लास है, ना ही बस सिर्फ क्योंकि गार्जियन के पास, अभिभावक के पास ऑप्शन नहीं है कि वो सरकारी विद्यालय के बाद कहाँ भेजें। तो सरकारी विद्यालय के ऑप्शन में उनको अपने घर के आसपास ये नजर आ जाते हैं विद्यालय, और उनमें अपने बच्चों का भविष्य निहारते हैं और वहीं पर वह दाखिला दिलवाते हैं। एक सच्चाई आपको और बता दूं इन विद्यालयों का, कि इन विद्यालय लिखते हैं कि मैं 1 to 10 हूं, परंतु वहां पर ना तो इनके पास एफिलिएशन है ना ही कुछ है। तो जब वो बच्चे क्लास 10 में जाते हैं तो उनका फार्म जो है वह किसी दूर दराज के जो एफिलिएटेड विद्यालय होते हैं, जो 50 किलोमीटर दूर हैं, 30 किलोमीटर दूर हैं, वैसे विद्यालयों से उनका नामांकन पहले से करवा के रखते हैं और अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये सारी जो है सुविधाएं नगण्य है, परंतु बच्चों
के भविष्य से ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि शिक्षा पदाधिकारी जो हैं वह इन विद्यालयों पर लगाम लगाने के लिए कभी क्षेत्र भ्रमण करने के लिए कभी जाते ही नहीं हैं, और सारा काम उनके ऑफिस में बैठे हुए ही हो जाता है। और अगर वह क्षेत्र में जाएंगे तब उनको जमीनी हकीकत का पता चलेगा कि बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जी रंजन, वापस आऊंगी आप पे, बढ़ते हैं सरसा की तरफ। नीरज, ये बताइए कि आपने सरसा में जिन जिन निजी स्कूलों का दौरा किया है वहां सबसे चौंकाने वाली बात क्या सामने आई है? कई स्कूल संकरी गलियों और रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं, क्या वहां बच्चों की सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था पर्याप्त है? और आज का जो मुद्दा है सीबीएसई पैटर्न फॉलो हो रहा है जिन जिन स्कूलों में आप जायजा लेने गए थे? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा, सुरक्षा और समग्र विकास अभिभावकों की एक प्रमुख मुद्दा को कहीं ना कहीं निजी जो डालते हैं। तो हम जहाँ भी गया वहाँ पर जो स्थिति देख कि कई ऐसे विद्यालय हैं जो सुव्यवस्थित है, लेकिन अनेकों ऐसे विद्यालय हैं जो गली में या कहीं अव्यवस्थित जगह पे जहाँ कीचड़ है, पानी लगा हुआ है, वैसे वैसे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं और सीबीएसई के नाम पर। हालांकि जहाँ स्थितियाँ दिखा है, बारिश का भी मौसम है, काफी बुरा स्थिति वहाँ पे देखने को मिला है। विद्यालय, अधिकांश विद्यालय मूलभूत दिखा गया है। हालांकि कुछ विद्यालय है, व्यवस्थित विद्यालय भी हैं, तो लेकिन अनेकों ऐसे विद्यालय हैं किराए पे मकान लेके, जबकि सीबीएसई का एकदम स्पष्ट डायरेक्शन होता है कि विद्यालय में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, प्लेग्राउंड होना चाहिए, इसके बाद पुस्तकालय की व्यवस्था होना चाहिए, कंप्यूटर कक्ष होना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए वहां पर अग्निशमन की सुविधा होती है, उसका भी सुविधा होना चाहिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अनेकों विद्यालय में इसका अभाव दिखा है। और सबसे अहम बात यह है कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहां ट्रैफिक के समय, जब विद्यालय में छुट्टी होती है तो ट्रैफिक की स्थिति बहुत ही दयनीय होता है। जहां बच्चे ट्रैफिक में फंस जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, उस समय विद्यालय की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होता है। तो सुरक्षा के मापदंड में सहरसा में कई ऐसे विद्यालय हैं जो काफी दयनीय स्थिति है। हालांकि इस संदर्भ में मैंने आपसे एक सवाल है कि बच्चों के साथ तो सीधा सीधा धोखाधड़ी की जा रही है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बताइए कि जिन स्कूलों का आपने जायजा लिया है, क्या वहाँ पुस्तकालय, खेल मैदान और कंप्यूटर लैब जैसी बेसिक सुविधाएं मौजूद थी या नहीं मौजूद थी, या सिर्फ कागजी कार्रवाई पर ये पूरे रिपोर्ट भर दिए गए हैं कि सारी सुविधाएं मौजूद है? जानकारी जो मैं देना चाह रहा हूँ, आपको हैरत होगा कि जो भी विद्यालय मैंने गया वहाँ इन मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव दिखा। वहाँ कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं था, किराए के मकान में वो चलता है। हालांकि इस संदर्भ में हमने शिक्षा अधिकारी से पूछा तो उन्होंने हमको बताने का कोशिश किया, टालने का प्रयास किया कि वो कैरिकुलम होता है, सीबीएसई कैरिकुलम, इसके विषय में उनका कहना है कि जो भी है वो सीबीएसई के मापदंड के विपरीत है। तो मैंने सवाल किया कि भाई जब सीबीएसई शब्द का इस्तेमाल वहाँ हुआ है तो लोग सीबीएसई समझ के ही वहाँ जाते हैं, तो फिर अभिभावकों के साथ भी धोखाधड़ी होता है ना। हालांकि उन्होंने स्पष्ट बताया शिक्षा अधिकारी ने कि हमारे पास 317 जो 1 से 8 तक विद्यालय है जिला में, वो रजिस्टर्ड है, और से 12 तक जो है 11 विद्यालय रजिस्टर्ड है। इसके अलावे अन्य कहीं कुछ होगा तो इस संदर्भ में जो भी जानकारियां मिलती है तो हम लोग विभागीय स्तर से उस पर कार्रवाई कर। जी नीरज, वापस आएंगे, बढ़ते शेर घाटी की तरफ। कौसर आलम, ये बताइए कि आपने जिन स्कूलों का रियलिटी चेक किया वहां सबसे बड़ी कमी क्या सामने आई है? क्या स्कूलों के दावे और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया? और वैसे भी बिहार में निजी स्कूलों की नियमित जांच सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह गई है, या वाकई में ये जांच जाके करते हैं कि नहीं करते? देखिए, आपको बता दूं कि बीपीएससी पैटर्न की दावा तो सरघाटी में किया जा रहा है, लेकिन बीपीएससी पैटर्न के दौरान यहाँ पे शिक्षा नहीं दिया जा। जब हम वहाँ पे पहुँचे थे मौके पे, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में हमने स्कूल में जांच पड़ताल किया, तो स्कूल में बीपीएससी का जो पोस्टर था वो लगा हुआ तो था कि बीपीएससी बेस पे हम पढ़ाई करवाते हैं,
लेकिन वहाँ पे स्कूल के अंदर जब हम पहुँचे तो वहाँ पे सुविधा बिल्कुल भी नहीं था, न पानी के सही से सुविधा दिया गया था। छोटे से छोटे छोटे क्लास थे, जो 8 बाय 8 के क्लास थे, उसमें बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। ग्राउंड की जो बात किया जा रहा था कि बीपीएससी के जो भी स्कूल होते हैं या बीपीएससी बेस्ड जो भी पढ़ाई कराते हैं, उसके ग्राउंड बहुत अच्छे होते हैं। ग्राउंड में बाउंड्री नहीं किया गया था, फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो लापरवाही तो कर रहे हैं। सरकार दावा तो करती है कि प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, हर तरह से सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल हो, कागजों में ही सिर्फ दिखाया जा रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। दीदिया जी, ये बताइए कौशल आलम कि आपने माता पिता से बातचीत करने की कोशिश की होगी, क्योंकि देखिए एक तरफ दावा है कि हम सीबीएसई पैटर्न की तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं और फीस भी उसी पैटर्न से ले रहे हैं, लेकिन जब आप जमीनी हकीकत जांच करने गए तो कहानी कुछ और ही है। तो क्या लग रहा है कि फर्जीवाड़ा तो पैसों के मामले में भी हो रहा है, फीस के मामले में भी हो रहा है, तो माता पिता का क्या कहना है? देखिए रिया, आपको बता दूं कि माता पिता जो भी थे वहाँ पे जिनसे बातचीत किया गया, तो माता पिता का यही कहना था साफ तौर से कि हम एक उम्मीद पे कि सीबीएसई बेस पे पढ़ाई कराया जा रहा है स्कूलों में, एक उम्मीद पे हम बच्चों को भेज देते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसका भविष्य की अच्छे से भविष्य सुधरेगा, उनका अच्छे से पढ़ाई किया जाएगा, कंप्यूटर का क्लास कराया जाएगा या फिर उनको अच्छे से टीचर ट्रीट करेंगे, अच्छा सुविधा मिलेगा स्कूल के अंदर। लेकिन यहाँ सुविधा बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो खेलने का ग्राउंड हो या फिर कंप्यूटर कक्ष हो या फिर लैब हो या फिर स्कूल में वेंटिलेटर का इंतजाम हो या फिर इतने बढ़ती गर्मी में एक छोटा सा पंखा लगा दिया जाता है, उस पंखे के हवा में बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है। सुविधा के नाम पे स्कूल जो है वो काफी मोटी रकम वसूलती तो है, लेकिन सुविधा नहीं दे पा रही है। रिया जी, कौशल वापस आएंगे आप पे। रंजन, ये बताइए कि करीब 10x10 फीट के कमरे में लगभग 30 बच्चों को बिठाकर पढ़ाई कराई जाती है। क्या ऐसे में बच्चों को शिक्षा मिल रही है? हम मान सकते हैं कि बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है? अगर इतने छोटे से कमरे में 30 बच्चे मौजूद हैं तो किस तरीके से उनकी पढ़ाई हो रही है? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। मैं सवाल दोहराऊं कि आपने सवाल मेरा सुन लिया? नहीं, सवाल मैंने सुन लिया है जी। और जिस वक्त हम यह विद्यालय जो हमने ये निरीक्षण किया, हम वहां पर गए तो ये सबसे बड़ा दुखदाई बात है कि बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन मैंने एक बात और कही थी कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये गांव घर में जिस तरह से पैटर्न आधारित विद्यालय खुल रहे हैं तो एफिलिएटेड विद्यालय उनसे कोसों दूर है, तो उनके पास यह मजबूरी भी बनती है, दिखती है कि वह बच्चों को कहाँ नामांकन करवावे, तो अपने घर के बगल के जो विद्यालय होते हैं और खास करके जब वो देखते हैं कि ये सीबीएसई आधारित है, तो मैंने यहाँ भी यह भी पूछा कि सीबीएसई आधारित विद्यालय आपका है, परंतु किताब बुक कौन चलाते हैं, आप पब्लिश कौन सा बच्चों को देते हैं? तो यहाँ पर ये चुप्पी साध लेते हैं और सीधे एक नाम रटाया एनसीईआरटी है, बट मैंने जब रियलिटी चेक किया तो वहाँ पर प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक जो कि एक बच्चे का खर्च बनता है लगभग 4,000 रुपये। जब नामांकन बच्चे लेते हैं तो उनको वहीं ड्रेस भी लेना पड़ता है, वहीं उनको आपको कॉपी कलम भी लेना पड़ता है विद्यालय में ही, वहीं पर उनको किताब भी खरीदना पड़ता है। तो इन सारी जो है उनको निजी विद्यालय में ही वह सारा प्रोवाइड करते हैं, वहाँ के प्रधानाध्यापक का ये प्रिंसिपल का ये वो सारा उनको प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फीस भी लेते हैं और जो आर्थिक दोहन है, तो बच्चे के भविष्य तो खराब हो ही रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक दोहन है साथ ही साथ वह भी हो रहा है बच्चों के साथ। रिया जी, वापस आऊंगी रंजन आपके पास, बढ़ते हैं नीरज की तरफ। नीरज, ये बताइए कि क्या स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग इस पूरे मामले पर सक्रिय नजर आया है या फिर सब कुछ स्कूल के कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दिया गया है? ठीक है, देखा जाए रिया कि प्रशासन भले दावा कर रहे हो कि हम लोगों के पास जो भी मामला आता है उसका हम तफ्तीश करते हैं, उसकी जांच करवाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनका ये था कि हम लोग नियमित विद्यालय का ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण भी करते हैं। लेकिन धरातलीय सच ये है कि जहां हम लोग विजिट किए हैं वहां पर जाके जायजा लेने का कोशिश किए हैं, तो जो भी मापदंड है उसके ठीक विपरीत है। आपको हैरत होगा, अभी जो चर्चा हो रही थी विद्यालय हमारे यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा
एक आदेश निर्गत हुआ था कि कोई भी विद्यालय अभिभावकों को स्वतंत्र कर दे, वहां पर एनसीईआरटी की ही बुक को पर पढ़ा जाए। लेकिन आपको हैरत होगा कि एनसीईआरटी बुक तो है ही, अब उन लोगों का क्या नेटवर्क है, वो साइट से अनेकों बुक जो पूर्व से जो लिस्ट दिया जाता है गार्जियन सबको, अभिभावकों को, उसके हिसाब से ही वो लोग परचेज करते हैं। तो सही बताया गया कि आर्थिक दोहन हर अभिभावकों को होता है। जो अपेक्षा चिंता इस बात की भी अभिभावक की होती है कि यदि हमने विद्या प्रशासन के विरुद्ध जाके कोई बात किए तो हो सकता है इसका इफेक्ट बच्चों पर पड़े। हालांकि सहरसा जिला प्रशासन काफी सक्रिय थे उस समय, काफी कड़ा रुख अख्तियार किए थे इस मामले में कि अभिभावक स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाके अपने बच्चों के लिए ड्रेस खरीद सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा तरह से बना हुआ है कि अभिभावक भी बस और मजबूर हो जाते हैं, प्रशासनिक जो आदेश रहता है उसका उल्लंघन करते हुए वो विद्यालय के अनुरूप ही अपना चलते हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन सबसे सही कहा आपने कि भविष्य का सवाल है, सवाल उठाना भी बनता है और जवाबदेही भी बनती है। वापस आऊंगी नीरज आपके पास, बढ़ते कोसर आलम की तरफ। कोसर आलम, ये बताइए कि गीत विजय पब्लिक स्कूल के बोर्ड पर पहले से 10वीं तक की पढ़ाई का दावा लिखा गया है, लेकिन स्कूल में जब आप पहुंचे तो वहां सिर्फ 5 क्लास तक क्लासरूम्स मौजूद थे। तो क्या स्कूल में किसी भी कर्मचारी या प्रिंसिपल या कोई शिक्षक ही हो गए, उन्होंने अब तक कोई जवाबदेही दी या इस चीज की शिकायत की, या हम कह सकते हैं कि ये मिली भगत चल रही है? देखिए रिया, मैं आपको बता दूं, जब मैं स्कूल में वहां पहुंचा तो वहां बोर्ड पे लिखा हुआ था कि 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। जब हम प्रिंसिपल से बात किए, वहाँ के जो डायरेक्टर जो वहाँ के थे, प्रशांत रंजन, उनसे हम जब बातचीत किए तो उन्होंने साफ तौर से, मैंने उनको यही कहा कि आपने कौन क्लास तक का आपका यहाँ स्कूल चलता है, तो उन्होंने बताया कि 5 क्लास तक की स्कूल चलता है, जो CBSE बेस पे पढ़ाया जाता है बच्चों को। जब हमने उनसे कहा कि जो बोर्ड आपका लगा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ था 1 से 10 क्लास तक के, तो आपने 1 से 10 क्लास तक के क्यों लिख रखा है जब 5 क्लास तक पढ़ाते हैं? तो उन्होंने यही कहा कि प्रोसेस में चल रहा है हमारा, अभी लाइसेंस जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जब हमने उनसे बातचीत किया, हमने उनको बताया कि जब 5 क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो 10 तक के लिखने की जरूरत क्या थी, तो उन्होंने ऑन द कैमरा उन्होंने कबूला है और उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है, हम जल्द से जल्द इसको मिटा देंगे, हम 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम 5 क्लास तक के बच्चों को ही पढ़ाएंगे। जी रिया, उन्होंने जो इस तरीके से बताया हमें। जी ठीक है कोसर आलम, वापस आऊंगी आप पे। रंजन, ये बताइए कि जिस स्कूल का आपने जायजा किया, ठीक है, वहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से कितनी बार निरीक्षण किया जाता है? अगर करते हैं तो इसे मतलब किस तरीके से, किस स्तर पर जाकर करते हैं? कि हम मान लेते हैं कि वहाँ पे मजबूरी है बच्चों की, माता पिता की मजबूरी है, लेकिन जो भी स्कूल वहाँ मौजूद है तो उनके लिए निरीक्षण कितनी बार शिक्षा विभाग कर लेती है? भी हैं बाढ़ अनुमंडल में, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी अपने कार्यालय से बहुत ही कम निकलते हैं और उनका जो निरीक्षण होता है वो नहीं के बराबर होता है। परंतु जो विद्यालय है उन पर कोई नियंत्रण नहीं है और वह अपनी मनमानी हर तरीके से करते हैं। तो या तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि या तो वह विद्यालय नामांकन अपने यहाँ लेते हैं, उनका भी पैसा लेते हैं। जब क्लास में बच्चे 9 क्लास में चले जाते हैं तो दूसरे जो दूर के क्लास होते हैं, जो एफिलिएटेड विद्यालय होते हैं, उसमें नामांकन के लिए भी पैसा लेते हैं, फॉर्म फिलअप के लिए पैसा लेते हैं। मतलब कि उनका कई स्तर पर दोहन किया जाता है। तो जब यह क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं वह क्षेत्र में नहीं निकलते हैं, वह उनका जो विद्यालय है, प्रिंसिपल है, उन पर किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो इसी तरह जो निजी विद्यालय है गली गली में खुले हुए हैं और जब उनका बच्चा निकलता है तो वहां पर ट्रैफिक वगैरह का भी समस्या उत्पन्न होता है। जी नीरज, ये बताइए कि जहां आपने जो स्कूल की जांच की है, जायजा लिया है, उसके अलावा भी आप कई स्कूल गए होंगे, वहां पे अगर आप बातचीत कर रहे होंगे तो कई लोगों ने बताया भी होगा कि इस स्कूल की ये हालात है, इस स्कूल के ये हालात है। तो ये बताइए कि अभी तो हम CBSE पैटर्न की ही बात कर रहे हैं, CBSE पैटर्न को दूसरी हाथ रखते हैं। सबसे पहला सवाल तो एक ये भी बनता है कि बुनियादी सुविधाएं बच्चों को मिल रही है स्कूल में? बिल्कुल रिया, वो अभिभावकों से बात होती है, वो चिंता व्यक्त करते हैं लेकिन अपनी मजबूरी भी बताते हैं। हम लोग उनसे जानने का कोशिश करते हैं
कि आखिर बच्चे को जो भी चाहे आर्थिक रूप से उनका शोषण होता होगा, या अभिभावक हर समय चिंता व्यक्त करते हैं कि विद्यालय में मूलभूत सुविधा का। और हैरत की बात ये है कि प्रशासन के पास मात्र 30% ही 100% में, और 70% ऐसे विद्यालय हैं जो बिना किसी रजिस्टर्ड का वो चलता है और खुलेआम अभिभावकों का दोहन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभिभावक इसलिए भी चिंतित रहते हैं कि सुरक्षा का बात है और सुरक्षित माहौल में बच्चे पढ़ते हैं। पुराना छत रहता है, कभी कभी ये छत की बात। सबसे अहम बात है कि ट्रैफिक का सिस्टम रहता है। आप देखे होंगे विजुअल में किस तरह बच्चे क्रॉस कर रहे हैं सड़क पे संकीर्ण गली रहता है, वो जाम हो जाता है, तो गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है, रोड क्रॉस करता है। तो एक ये भी है। दूसरा सबसे अहम चीज अभिभावकों की चिंता ये होती है कि जो मूलभूत सुविधा है, जिस उम्मीद से बच्चों को विद्यालय में दिया जाता है, उसका घोर अभाव है। समग्र विकास जो बच्चों में होना चाहिए, वो किसी भी विद्यालय में, कुछ विद्यालय को अगर छोड़ दिया जाए, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, उसको छोड़ दिया जाए, तो अनेकों विद्यालय ऐसे हैं जहां कुछ नहीं है। न खेल का मैदान है, न सही क्लासरूम है, न क्या कहते हैं कि सुरक्षा का जो मापदंड होता है सीबीएसई का या किसी भी विद्यालय का, वो भी नहीं है। और हैरत की बात यह है कि कई विद्यालयों में मैंने देखा जो एक मापदंड होता है शिक्षक का, उसका भी घोर अभाव दिखा। जी रिया। जी नीरज, वापस आऊंगे आप पे। कुशल आलम, ये बताइए कि ये क्या एक रूल बन चुका है कि हम पोस्टर लगाएंगे, बोर्ड पर लगाएंगे कि हम सीबीएसई पैटर्न फॉलो करा रहे हैं, लेकिन अंदर जाएंगे तो ज़मीनी हकीकत कुछ और होगी। हमने फीस की बात भी कही, फीस डीएम के कंट्रोल के अंदर आता है, तो क्या वहाँ के स्थानीय डीएम को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि ऐसे इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, धोखाधड़ी की जा रही है बच्चों के भविष्य के साथ? क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल तो उन पे भी बनता है। देखिए, आपको बता दूं कि जिला में लगभग हजारों प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं जी। डीएम साहब के पास शायद हो सकता है कि समय ना हो कि हर जगह आकर वो जांच पड़ताल करें, लेकिन आपको बता दूं, ये जो जिस तरीके से अपने स्कूल के बाहर में बोर्ड लगाते हैं कि हमारा सीबीएसई बेसिस पढ़ाई होता है स्कूलों में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभिभावकों को लुभाने की कोशिश किया जाता है ताकि सीबीएसई बोर्ड या सीबीएसई के नाम पर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला हो सके स्कूल में, और उसी का फायदा उठाया जाए और मोटी रकम को वसूला जाए। क्योंकि सीबीएसई बेसिस के नाम पे ये लोग सुविधा तो कुछ दे नहीं पाते हैं स्कूल में, लेकिन बच्चों को ज़्यादातर हो सकता है अभिभावकों को लुभाने की कोशिश किया जाता है। सुविधा के नाम पे ना तो ग्राउंड होता है और ना ही कंप्यूटर कक्ष होता है और ना ही वहाँ पे लैब वगैरह होता है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको पढ़ने का सही से अच्छे तरीके से सुविधा नहीं दी जाती है, बैठने का ना सुविधा होता है। उन लोग जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके क्लासों में वेंटिलेटेड का इंतजाम नहीं होता है, शुद्ध पानी का इंतजाम नहीं होता है, शौचालय सही से नहीं साफ सफाई होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्कूल के जो प्रशासन होते हैं वो स्कूल को बच्चों से और अभिभावकों से वसूलने की कोशिश करते हैं। ये रिया जी, देखिए साफ साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ हम मुहिम चला रहे हैं सीबीएसई पैटर्न के फर्जीवाड़ा को लेकर, तो दूसरे हाथ एक और मुहिम चल रही है कि सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो सीबीएसई पैटर्न तो बहुत दूर की बात है, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या बदलाव करेंगे। तो इन सब पे चर्चा परिचर्चा पे मेन हम जाते हैं अधिकारियों पर। अब हम एक एक करके अधिकारियों को फोन लगाएंगे, देखते हैं वो फोन उठाएंगे, संपर्क हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जवाब उनसे भी मांगना जरूरी है। क्योंकि जो तस्वीरें आप सब ग्राउंड रियलिटी लेकर आए हैं दर्शकों के सामने, वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। तो वही अब हम एक एक करके सारे अधिकारियों को फोन लगाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि संपर्क हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश जरूर करते रहेंगे सवाल उठाने की। वही हम अभिषेक कुमार अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहरसा से हैं, उनको फोन लगाएंगे। मैं पीसीआर को कहना चाहूंगी कि अभिषेक कुमार जी को कॉल लगाया जाए, वो अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं सहरसा से। देखते हैं कि वो फोन उठाते हैं कि नहीं। और तस्वीरें बहुत ज्यादा चिंताजनक है और सवाल उठाना भी बनता है, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। अगर आप सीबीएसई पैटर्न और इंग्लिश मीडियम बोलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो ये सिस्टम में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होते हैं। और या तो आपकी मिलीभगत है कि स्कूल वाले भी ऐसे कर रहे हैं और अधिकारी मिलकर कर रहे हैं, तो जानना तो जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। वही मैं पीसीआर को कहना चाहूंगी कि अभिषेक कुमार जी को कॉल लगाया जाए, वो अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं सहरसा से। अब इनसे भी सवाल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपके यहाँ तो ये भी तकलीफ है कि बच्चों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं,
तो सीबीएसई पैटर्न पे भी एक मुहिम है और दूसरी तरफ बेसिक सुविधाओं को लेकर भी मुहिम है। अब मुहिम में हम यही सवाल उठाते हैं कि आखिर आप काम नहीं कर रहे हैं। हम याद दिलाते हैं आपको कि आपके ये काम है, आपको करना ही ये काम। कहीं बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे बैठे पंखा का हवा खाते खाते आप भूल जाते हैं, हमें उनका काम याद दिलाना पड़ता है कि आपका ये काम है, आपको ये काम करना है और इसमें ये चीजें चल रही हैं। हमने कई मुहिम चलाए हैं, अधिकारियों को जमीनी हकीकत का जायजा ही नहीं होता है। वही अब हम अभिषेक कुमार जी को कॉल लगा रहे हैं, अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं सहरसा से। हेलो। हाँ हेलो, अभिषेक जी से बात हो रही है? हाँ बोलिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है महुआ खबर पर। मैं महुआ खबर से एंकर रिया सिंह बात कर रही हूँ। हाँ कहिए। सर हमारी महुआ खबर की टीम, हमारे जो संवाददाता थे वो सहरसा में कई निजी स्कूलों का रियलिटी चेक करने गए थे। सवाल ये है कि जिले में चल रहे निजी स्कूलों की नियमित जांच आप कब तक कराते हैं? और एक बहुत बड़ी समस्या है कि दावा किया जा रहा है कि हम सीबीएसई पैटर्न में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 1 से 10वीं क्लास तक हम बोर्ड पे लगा के रखते हैं कि यहाँ पे सीबीएसई की पढ़ाई हो रही है, लेकिन अगर स्कूल के अंदर हमारे संवाददाता गए तो वहां पता चल रहा है कि कक्षा 1 से लेकर सिर्फ कक्षा 5वीं तक ही है। क्या कहना है आपका? ये तो गलत बात है। अगर इस तरह की हमको कोई सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो हम लोग इस पे कार्रवाई करते हैं। बोर्ड लगेगा उतने ही क्लास जितना क्लास तक वो पढ़ा रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि ये लापरवाही है कि अगर आपको नहीं पता है, अगर हम आपको याद दिला रहे हैं, अगर जनता या परेशान है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अगर इस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये और भी चिंताजनक वाली बात है। नहीं, हम लोग देखेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, आपको देखना होगा क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, आपको जरूर देखना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो हम अपने संवाददाता को भी भेज देंगे कि किन किन स्कूलों में वो गए, कहाँ कहाँ ये रियलिटी हम लेके आए हैं आपके सामने आपको बताने के लिए। अब आपको जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। और आखिर जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सर मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप जाते हैं, आप जायजा लेते हैं, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी गलती दिखती है, लापरवाही दिखती है, फर्जीवाड़ा दिखता है, धोखाधड़ी दिखती है, तो आप क्या कार्रवाई होगी, आप क्या कदम उठाएंगे? उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा, स्कूल का प्रसूति भी रद्द किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी, स्कूल को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि बहुत परिस्थिति खराब है। मैंने आपको पहले भी फोन लगाने से कहा था, दर्शकों को भी कहा था कि कई अधिकारियों को पता ही नहीं रहता है कि उनके जिले में क्या समस्या है। तो सवाल तो बनता है ना कि जिन अधिकारियों को पद दिया गया हुआ है उस पद पर वो बैठकर कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। जैसे अभी हमने याद दिलाया कि जाइए, जायजा लीजिए और कार्रवाई कीजिए, बदलाव लाइए, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। वही हमारे सारे संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। वही सवाल यही है कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तस्वीरें दिखाई हमने, जमीनी हकीकत दिखाई। अब सवाल शिक्षा विभाग से भी है कि क्या ऐसे स्कूलों की जांच होगी या नहीं होगी? क्या दावों और हकीकत में इतनी बड़ी जो लाइन दिख रही है, जो पतली सी लाइन दिख रही है, वो सही कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? आप लेंगे, हम लेंगे, कौन लेगा? अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो हम याद दिलाएंगे, ये हमारा फर्ज है। लेकिन आपको जमीनी हकीकत में जाकर घुसकर सारी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, तभी बदलाव होंगे, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। और जो विकसित भारत के हम बड़े बड़े दावे करते हैं, तभी ये संभव हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।